सेल ऑर्गेनिल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या उसको शॉर्ट में कहते हैं ईआर, इमरजेंसी रूम नहीं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है इट इज अ ट्यूबुलर नेटवर्क। आपने जितने भी सेल रहेंगे यूकैरियोटिक, क्योंकि ये मेम्ब्रेन से बना है इसलिए इसको क्या कहेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल। सो ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है ये किस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के साथ कंटिन्यूअस रहता है। दूसरा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियर एनवेलप एंड एंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक कंटिन्यूअस रहता है। ये एक नेटवर्क फॉर्म करता है और ये नेटवर्क किससे बनता है, ट्यूब्यूल से। और ये जितने भी ट्यूब्यूल्स है ये कैसे रहेंगे, डेलिकेट। सो दीज डेलिकेट ट्यूब्यूल्स फॉर्म ए नेटवर्क, ठीक है, फॉर्म ए नेटवर्क विच इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियस। सो ये नेटवर्क रहेगा मेड अप ऑफ डेलिकेट ट्यूब्यूल्स which connects two cell, ठीक है, और which helps to maintaining connection between two cells। एक न्यूक्लियस, अब इसका मेन फंक्शन क्या रहता है कि न्यूक्लियस में जो भी कंपाउंड की जरूरत है वो कंपाउंड का प्रोडक्शन करेगा। दूसरा, यहां से साइटोप्लाज्म से अगर न्यूक्लियस में कोई कंपाउंड ट्रांसपोर्ट करना है, या न्यूक्लियस से कोई भी कंपाउंड सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसमें ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है। क्योंकि ये जितने भी ट्यूब्यूल्स है ये सभी ट्यूब्यूल्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है, और ट्यूब्यूल इंटरकनेक्टेड होने की वजह से उनमें क्या बनेगा, नेटवर्क। और ये नेटवर्क इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सेल को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे अपनी बॉडी में बोन्स रहते हैं, बोन के ऊपर मसल्स रहेंगे, मसल के ऊपर बाकी के सेल्स रहेंगे, और हर ऑर्गन जो है वो बोन्स और मसल से कनेक्टेड रहता है। तो अपने यहाँ पे बोन क्या हुआ, एक एंडोस्केलेटन। सो बोन जैसा एनिमल्स में एंडोस्केलेटन बनाता है, वैसा एक सेल के अंदर का एंडोस्केलेटन कौन बनाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या शॉर्ट में जिसको कहते हैं ईआर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होने की वजह से न्यूक्लियस की पोजीशन फिक्स रहती है, ठीक है। न्यूक्लियस की पोजीशन जो रहेगी वो फिक्स रहेगी, क्यों, क्योंकि ये कोई डिस्पोजेबल या फिर टेम्पररी स्ट्रक्चर नहीं रहता, ये ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क वैसे ही रहेगा, और जिसकी वजह से न्यूक्लियस एक फिक्स पोजीशन में रहती है। न्यूक्लियस फिक्स पोजीशन में रहेगी, ये इतना बड़ा नेटवर्क ट्यूब्यूल्स का वहां पे एक्सटेंड होता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, सेल का जो भी शेप और साइज है वो मेंटेन रहेगा। ओके। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था पोर्टर, क्लॉड और फुलाम, ये तीन साइंटिस्ट ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन 1945। एंड दिस इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल। और ये जो भी मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल है, एक मिनट, ये मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल का नेटवर्क लिपिड और प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। अब ये जितना भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये बेसिकली तीन स्ट्रक्चर से बनता है, सिस्टरने, ट्यूब्यूल, वेसिकल, ठीक है। सिस्टरने, ट्यूब्यूल, वेसिकल। सिस्टरने जो है वो पैरेलल ट्यूब्यूल हुए, ब्रॉड सिस्टरने इज ब्रॉड फ्लैट parallel membrane bound space, ठीक है। सिस्टर ने क्या है, इट इज अ पैरेलल मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूबुलर स्पेस, ठीक है, और जो कि लिमिट है एक मेम्ब्रेन से। अब यहाँ पे ये ट्यूब्यूल या इन शॉर्ट कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल रहेंगे, वो सभी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स को जो भी मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर रहेगा उस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। मीनिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी जो भी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर रहता है वैसा ही स्ट्रक्चर ट्यूब्यूल या सिस्टरने के मेम्ब्रेन में रहेगा। ओके। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है उनमें जो भी मेम्ब्रेन रहेगी वो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर किससे सिमिलर रहेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है। सो ये सबसे पहला पार्ट हुआ सिस्टरने। अब ये जो है ये एक पैरेलल ट्यूब, ये दूसरी पैरेलल ट्यूब, ये तीसरी। सो एक के बाद एक के बाद एक, ये जो है पैरेलल ट्यूब्यूल्स बने। सो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, और उन दोनों के बीच में कनेक्शन है। तो ये दो पैरेलल ट्यूब के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसको कहते हैं ट्यूब्यूल, ठीक है। ये दो पैरेलल ट्यूब के बीच में जो कनेक्शन, पैरेलल सिस्टरने के बीच में जो कनेक्शन प्रोवाइड करेगा वो क्या है, ट्यूब्यूल। सो ट्यूब्यूल जो है वो कनेक्टिंग पार्ट रहेंगे, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्शन बिटवीन टू सिस्टरने।
ट्यूब दैट कनेक्ट्स टू सिस्टर्नी। ठीक है, ये वो ट्यूब है जो सिस्टर्नी को कनेक्ट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जितने भी ये मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है इसको अपन ऐसे डायरेक्शन में देखते हैं और दूसरी ट्यूब इस फॉर्म में। ठीक है, सो ये एक क्या है, ये एक सिस्टर ने हुए, उसके बीच में दूसरी सिस्टर ने, अब इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, कनेक्शन चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर इस कैप को अपन कनेक्शन कहते हैं, सो ये एक ट्यूब्यूल होगी, ये दूसरी ट्यूब्यूल नीचे वाली सिस्टर ने, सो ये कैप जो है वो ट्यूब्यूल का काम कर रहे हैं जो दो सिस्टर ने को कनेक्ट कर रहा है। तो ये सिस्टर ने का कनेक्ट करने का काम रहता है ट्यूब्यूल्स का, और जिसकी डायमीटर जो रहती है वो सिस्टर ने से थोड़ी बड़ी रहेंगी। ओके, और लास्ट पार्ट रहता है इसका वेसिकल। वेसिकल्स आर ओवल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, और ये कैसा दिखता है, सैक लाइक। सैक यानी क्या, पोटली जैसा। ठीक है, सो दीज आर वेसिकल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर विच एनसर्कल्स ए स्पेस बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ये जो भी सिस्टर ने है, इन सिस्टर ने जो है उनमें से जो भी प्रोटीन, लिपिड, फैट यहां पे सिंथेसिस हो रहा है, वो प्रोडक्ट जो है वो ये वेसिकल के थ्रू बाहर जाएगा और जहां पे जरूरत है वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जहां पे भी जरूरत है वहां पे ट्रांसफर किया जाता है। और दूसरा, ये जो इनका काम, बेसिक काम क्या रहता है, ट्रांसपोर्ट। सिस्टर ने का बेसिक काम क्या रहेगा, सॉरी, वेसिकल का बेसिक काम क्या रहेगा, ट्रांसपोर्ट, जो एक जगह से दूसरी जगह पे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। ओके, सो ये तीन स्ट्रक्चर जो रहते हैं ये मिला के क्या बनेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर। अब ईआर जो रहता है बेस्ड ऑन देयर कंपोजिशन, there are two types of endoplasmic reticulum. There are two types of endoplasmic reticulum. First, smooth walled endoplasmic reticulum, जिसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER। और दूसरा रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कहेंगे RER। स्मूथ क्यों का है, बिकॉज द मेम्ब्रेन ऑफ ER lacks ribosome, that's why they appear smooth। That's why they appear smooth। Okay, so ये जो भी यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पार्ट्स में जो पार्ट है, यहाँ पे जितने भी सिस्टर ने बताया उनकी वॉल कैसी है, स्मूथ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और SER, यहाँ पे मेम्ब्रेन के बीच में राइबोसोम नहीं रहता, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मूथ। एंड सेकेंड एग्जाम्पल है रफ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में कहेंगे RER, या इसको और दूसरा नाम रहता है ग्रैनुलर, और इसको दूसरा नाम क्या रहता है, ग्रैन्युलर, क्योंकि यहां पे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है। किसके ग्रैन्यूल्स, राइबोसोम के। ओके, सो राइबोसोम के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोला है, ग्रैन्युलर। और जो स्मूथ है उसको क्या कहेंगे, अग्रैनुलर, उसको क्या कहेंगे, अग्रैनुलर। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हु possess ribosomal subunit in their membrane, or that's why they appear rough। ठीक है, यहां पे राइबोसोम के पार्टिकल, ये रेड कलर का दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है क्या, डॉट, या बड़ा निकालना पड़ेगा,
अरे ये रेड कलर के डॉट दिख रहे हैं क्या डायग्राम में, बोर्ड में? ओके, स्टार्टिंग का जो पार्ट है वहां जहां पे राइबोसोम दिख रहा है ये हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके साथ ही कंटिन्यूस में क्या रहेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों के बीच में फर्क क्या रहेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में इन्वॉल्व रहता है? इन दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम है मतलब वो कहा क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। उसको अपन डायरेक्टली लिखते हैं फंक्शंस। ओके, सो सबसे पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। दे आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो भी RER रहते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहेंगे। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है। और मेजॉरिटी ऑफ सेल के जो राइबोसोम्स मेजॉरिटी ऑफ सेल के जो प्रोटीन्स रहते हैं, प्रोटीन्स है या एंजाइम का है, वो कहाँ पे बनेंगे? RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ओके, और दूसरा फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER is involved in synthesis of cholesterol. In synthesis of cholesterol and other lipids. ठीक है, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स का, कोलेस्ट्रॉल और लिपिड्स का सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, एक मिनट ऐसा अपना ना सपोर्ट, सपोर्ट टू सेल। ठीक है, मेन मैकेनिकल सपोर्ट, इट प्रोवाइड्स मेन मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल, क्योंकि पहले बताया था ये जो भी नेटवर्क है उसकी वजह से न्यूक्लियस की पोजीशन फिक्स रहती है। नेटवर्क है मतलब वो फिक्स्ड है, जिसकी वजह से उसका ये किस पे होगा? इट अफेक्ट्स द शेप एंड साइज एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। ओके, सो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ अ सेल और दे प्रोवाइड मेन मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, दोनों वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो SER लिपिड, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोलेस्ट्रॉल और लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तीसरा फंक्शन, दे प्रोवाइड कंटिन्यूअस पाथवे, continuous path from nucleus to plasma membrane. They provide continuous path from nucleus to plasma membrane. Okay, ये हो गया। और एक फंक्शन उसका बाकी है, हाँ, और ये लिपिड और प्रोटीन के साथ और एक प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है। प्रोटीन सिंथेसिस को दूसरा नाम क्या रहेगा? ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस का दूसरा नाम क्या रहेगा? ट्रांसलेशन। और कोलेस्ट्रॉल और लिपिड बनाने के साथ ये और एक कंपाउंड बनाते हैं, ग्लाइकोजन। ठीक है, जो अपने बॉडी में एज अ फैट करके स्टोर होता है। ग्लाइकोजन का फंक्शन क्या रहता है अपनी बॉडी में? ग्लाइकोजन का फंक्शन क्या रहता है अपनी बॉडी में? ग्लाइकोजन का फंक्शन क्या रहता है बॉडी में? जल्दी से कमेंट करो। अरे ग्लाइकोजन क्यों बनता है, किस लिए बनता है, क्या जरूरत है? अपनी बॉडी फूड मटेरियल करके अपने बॉडी में स्टोर रहता है, जिसकी वजह से अपने को क्या मिलेगी? एनर्जी। ओके, कब एनर्जी मिलेगी? जब तक हम खा नहीं रहे। ठीक है, उपवास कर रहे हो, फास्ट कर रहे हो, तो बॉडी में एनर्जी कहां से मिलती है? अगर सुबह से कुछ नहीं को, वैसे उपवास तो अपने यहाँ के जेन्युइन नहीं रहते, उपवास के नाम पे और 4 किलो खाते और कहते कि हम उपवास कर रहे हैं, तो ऐसे उपवास को कोई मतलब नहीं है। जब सच में भूखे रहोगे तब अपनी बॉडी से मिलेगी ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन टेक्निकली क्या क्या है?
टेक्निकली ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट है, बट वो हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से ग्लाइकोजन किसमें काउंट होगा? लिपिड में। टेक्निकली ग्लाइकोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट का डेरिवेटिव है, बट उसकी हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी की वजह से वो किसमें काउंट होगा? दे काउंट एज ए लिपिड। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER is involved in glycogenesis. Glyco means glycogen, genesis means formation. So glycogenesis में इन्वॉल्व रहता है। सेकंड, ये कंटिन्यूस पाथ फॉर्म करता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियस से डायरेक्टली अगर कोई दूसरे सेल में चीज पहुंचानी हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रहता है वो कंटिन्यूअस पाथ पे प्रोवाइड करता है। देन नेक्स्ट, SER प्रोड्यूस स्टेरॉइड इन टेस्टिस, ओवरीज एंड एड्रिनल ग्लैंड। स्टेरॉइड यानी कौन से? डिराइव्ड लिपिड, और वो भी कौन से डिराइव्ड लिपिड? स्टेरॉल्स, जो सिर्फ किस में बनेंगे? एनिमल में, ठीक है। साइक्लोपर हाइड्रोपेंटानोफिनेफ्रिन रिंग, जिससे कोलेस्ट्रॉल बनता है। सो ये जितने भी कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव रहते हैं वो सब कहां पे बनेंगे? SER में, क्योंकि टेस्टिस और ओवरीज में क्या बनते हैं? सेक्स हार्मोन, और सेक्स हार्मोन जो रहते हैं वो किससे बनते हैं? लिपिड से। तो SER लिपिड बनाने का काम करता है, तो बाय डिफॉल्ट वो सेक्स हार्मोन बनाने का भी काम करेगा। और दूसरा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहां पे रहती पता है? पता है क्या एड्रिनल ग्लैंड? नीचे नहीं। सो किडनी के ऊपर ये जो एड्रिनल ग्लैंड रहती है उसका काम क्या रहता है? अपनी बॉडी के डेवलपमेंटल स्टेज, कुछ हार्मोन सिंथेसिस और किडनी के रेगुलेशन के ऊपर 2 से 3 काम रहते हैं अपनी बॉडी में। सो वो काम करने का काम किसका? एड्रिनल ग्लैंड का। एड्रिनल ग्लैंड में जो हार्मोन ये सभी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं वो किससे बनते हैं? लिपिड से। दैट्स व्हाई SER प्रोड्यूसेस स्टेरॉइड इन एड्रिनल ग्लैंड। दूसरा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। अपने बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स बनते हैं या बाय अगर कोई टॉक्सिन अपनी बॉडी इंजेस्ट करती है, खाने के साथ अगर कोई आता है तो उसको रिमूव करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है। एंड लास्ट, ER पार्टिसिपेट इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल बनती है इनके सिंथेसिस में कौन हेल्प करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ स्मूथ एंड रफ। तो ये सारा किसके बारे में हुआ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल है, तो ये कौन से सेल में रहेगा और कौन से सेल में नहीं रहेगा? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल रहेगा प्रोकैरियोट में। सो दे आर अब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड मैच्योर RBCs। RBC में न्यूक्लियस भी नहीं रहती और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं रहता। दैट्स व्हाई दे आर अब्सेंट इन केस ऑफ मैच्योर RBCs। ओके, सो ये हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। इस पे कोई क्वेश्चन है? गोल्जी बॉडीज। ओके, गोल्जी बॉडीज जो रहता है, अब जैसे अपने बॉडी में कोई भी केमिकल कंपाउंड जो बनता है, एक मिनट रुको, कंपाउंड बनते हैं, जैसे लास्ट टाइम बताया था हर सेल में कोई ना कोई कंपाउंड बनेंगे और उसका ट्रांसपोर्टर दूसरे सेल में भी हो सकता है। तो दूसरे सेल को कैसे पता चलेगा कि ये सब कैसे बना है, या इसको क्या कहाँ पे जाना है, या इसको कैसे रिसीव करना है? वो सब डिपेंड करता है कि वो सेल के ऊपर क्या टैगिंग लगाई जाती है और वो सेल को कहाँ वो पर्टिकुलर कंपाउंड को किधर ट्रांसपोर्ट होना है, इसके ऊपर डिपेंडेंट करता है। अब ये सब करने का जो काम रहता है वो रहता है अनादर मेम्ब्रेन बाउंड सैक, जिसमें भी सिस्टर ने ट्यूब्यूल्स और वेसिकल, सिस्टर ने और ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर रहेगा, जिसको कहते हैं गोल्जी बॉडीज। सो ऐसे जो ये मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक्स दिखा है, जैसे यहाँ पे सिस्टर ने प्रेजेंट है, वैसे सिस्टर ने गोल्जी बॉडीज में भी प्रेजेंट रहता है, बट इनका साइज छोटा रहता है और इनका बेसिक फंक्शन क्या रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेल में जो भी कंपाउंड बना है उसका मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, सेल में जो भी कंपाउंड बना है उसका मॉडिफिकेशन करना। क्यों मॉडिफाई करना? जैसे हर चीज बनाई है तो तभी वहां पे वो फंक्शनल फॉर्म में नहीं आती है, उसको फंक्शनल फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है, समझ आया क्या बनाता है? वो कंपाउंड जब बना तभी के तभी वो एक्टिव फॉर्म में या फंक्शनल फॉर्म में नहीं आता, उसको फंक्शनल फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है, जैसे आटा गूंदते तो डायरेक्टली रोटी बन जाती क्या? नहीं, उसको सेकनी पड़ती है, ये सब करने के बाद भी सेकना पड़ता है, तब वो जाके फंक्शनल फॉर्म में रोटी बनेगी।
ओके, सो ये जो भी कंपाउंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है वो मॉडिफिकेशन के लिए जाते हैं गोल्जी बॉडीज में। सो ये जो भी गोल्जी बॉडीज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। सो ये गोल्जी बॉडीज जो है वो इस तरीके के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इसके ऊपर से भी वेसिकल जो है वो अटैच होते रहेंगे और डिटैच होते रहेंगे। वेसिकल जो है वो अटैच होते रहेंगे और डिटैच होते रहेंगे। ये स्ट्रक्चर किसका हुआ? गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, और सिंपली गोल्जी, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। इट वाज डिस्कवर्ड और फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय एन इटालियन साइंटिस्ट कमीलो गोल्जी। ठीक है, एंड ही ऑब्जर्व्ड दिस इन 1898। उन्होंने सबसे पहले कब ऑब्जर्व किया था? इन 1898। ओके, सो इन्होंने डिस्कवर किया सबसे पहले, इसलिए उसको नाम दिया गोल्जी। तो इसको कहते हैं गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, बट प्लांट में इसको कहते हैं डिक्टियोसोम, ऑल्सो नोन एज डिक्टियोसोम्स। कहां पे? इन प्लांट्स। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई और एनिमल, इन सब में इसी स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? गोल्जी बॉडीज और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दो तीन नाम है, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, और दूसरा एक पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। ऑल्सो मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक्स, दीज आर स्टैक्स ऑफ, स्टैक यानी क्या? यानी क्या लगता है, ठीक है। सो ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक, इसको क्या कहेंगे? स्टैक। चढ़त समझते ना मराठी मध्ये? हाँ, सो ये जो स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है किससे बना रहेगा? सिस्टर ने, एंड वेसिकल्स आर कंबाइंड एंड गिवन ऑफ फ्रॉम दिस सिस्टर ने। गिवन ऑफ यानी क्या? उससे डिटैच हो जाएंगे। गिवन ऑफ और गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम सिस्टर ने, ठीक है। सिस्टर ने से डिटैच होता है वेसिकल, और सिस्टर ने से अटैच भी होता है, ठीक है। अब टेक्निकली यहाँ पे भी ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी वेसिकल प्रेजेंट है। ट्यूब्यूल्स तो उतने नहीं, बट थोड़े बहुत अमाउंट में ट्यूब्यूल्स भी प्रेजेंट रहते हैं। सिस्टर ने भी रहेंगे और वेसिकल भी रहता है। तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज में डिफरेंस क्या रहता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक परमानेंट स्ट्रक्चर है जिसके स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन में कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। बट गोल्जी बॉडी इज कॉन्स्टेंटली renewed or is constantly dismantled, replaced, reformed, ठीक है। क्योंकि गोल्जी बॉडी एक टेम्पररी स्ट्रक्चर है, जैसे जैसे यहाँ पे अलग अलग वेसिकल आते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिप्लेस होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक वेसिकल है जो न्यूक्लियस से आ रही है, ठीक है। सो ये वेसिकल न्यूक्लियस से जो आ रही है वो अटैच होगी गोल्जी बॉडी से, और एक पॉइंट के बाद ये जो है किसका पार्ट बन जाएगी? गोल्जी का, ठीक है। जब उसका मैच्योरेशन कंप्लीट होगा, यहाँ पे जो भी कंपाउंड है उसका जब मैच्योरेशन होगा, तो ये वेसिकल जो है ये इस एंड से डिटैच होगी, ठीक है। अब पॉइंट क्या है? ये वेसिकल जो कहां से आई थी? न्यूक्लियस, ठीक है। सो न्यूक्लियस में जो मेम्ब्रेन है उसके कंपोजिशन में माइनर डिफरेंस रहेगा। वो गोल्जी के साथ अटैच हुई, ये मेम्ब्रेन तो यहीं पे रहेगी,
बट यहां से गोल्जी का दूसरा पार्ट इस एंड से ये मेम्ब्रेन का थोड़ा पार्ट जो है वो डिटैच हो रहा, मतलब ये मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन और ये मेम्ब्रेन का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। ठीक है, सो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन अब गोल्जी का पार्ट बन गया। ये धीरे धीरे आगे आगे चलते जाएंगे, हाँ ये धीरे धीरे आगे आगे चलते जाएंगे। सो आगे चल के यही जो वेसिकल थी जो न्यूक्लियस से आई थी वो यहां पे रहेगी और यहां पे और दूसरे वेसिकल से अटैच होंगे, और जब रिमूवल होगा तो रिमूवल के टाइम पे यहां से और तीसरा वेसिकल बनता है। तो इसीलिए बोला कि गोल्जी जो है वो कोई कांस्टेंट स्ट्रक्चर नहीं है या परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये हमेशा चेंज होते रहता है, डिसमेंटल होते रहेगा, रिप्लेस्ड होता रहेगा या एंड रिफॉर्म होता रहेगा। ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट या कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। ओके, ये डिफरेंस रहता है गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, अब दूसरा इसका परसेंटेज डिपेंड रहता है कि सेल का फंक्शन क्या है। ठीक है, अगर वो स्टोरेज सेल है तो स्टोरेज सेल में गोल्जी का परसेंटेज उतना ज्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फेयर सभी सेल में प्रेजेंट रहता है, बट गोल्जी का परसेंटेज उस सेल में ज्यादा रहेगा जहां पे ज्यादा सिंथेसिस नहीं होता। गोल्जी का मेन फंक्शन क्या रहता है? टू मेक एनी कंपाउंड इनटू अ मैच्योर फॉर्म और इनटू ए फंक्शनल फॉर्म, दूसरा उसके ऊपर टैग लगाना। ठीक है, क्योंकि ये जैसे न्यूक्लियस से ये कोई भी कंपाउंड आया है, ये कहां पे जाना चाहिए, वो कंपाउंड को कैसे पता चलेगा? तो गोल्जी बॉडी उस कंपाउंड पे टैग लगाते हैं। जब उसके ऊपर टैग लगेगा वो टैग जो है वो दूसरी सेल रिकॉग्नाइज करेगी जहां पे उस कंपाउंड की जरूरत है। तो ये जो भी वेसिकल से कंपाउंड बाहर जा रहा है ये उसी सेल से जाके अटैच होगा जिस सेल में उस कंपाउंड की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल ये न्यूक्लियस से या वेसिकल आया तो इसमें जो प्रोटीन है इसको फंक्शनल फॉर्म में लाना है। अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन को अगर वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शरी और क्वाटरनरी, ठीक है, सिर्फ प्रोटीन बन गया इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्टली उसके सिमेट्री में फिट बैठ जाएगा, उसको सिमेट्री में लाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो भी प्रोटीन बने हैं अगर उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे बेसिक अमीनो एसिड की चेन जो है वो इस वेसिकल में रहेगी, बट यहाँ पे उसका क्या बनेगा? स्ट्रक्चरल कंफर्मेशन जो उसका कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर है उसके हिसाब से दिया जाएगा। जैसे अगर वो सेकेंडरी का स्ट्रक्चर है तो उसको हेलिकल फॉर्म में या शीट के फॉर्म में लाया जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर टैग लगाया जाता है, और टैग ये न्यूक्लियस से आया और इसको कहां पे जाना है? फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, इस वेसिकल में जो भी प्रोटीन है वो उसको कहां पे जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया पे। सो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे, ये कंपाउंड को कैसे पता चलेगा? तो गोल्जी बॉडी उसके ऊपर टैग लगाते हैं। ओके, सो उसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में लाया, मैच्योर फॉर्म में लाया या फंक्शनल फॉर्म में लाया, उसके बाद उसके ऊपर टैग लगाया और उसके बाद पता चलेगा कि ये कंपाउंड जो है वो कहां पे जा रहा है। अगर इस कंपाउंड की जरूरत सेल के बाहर है तो ये डायरेक्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के बाद, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वेसिकल यहाँ पे जाके अटैच होगा और इसमें जो भी कंपाउंड है वो सेल के बाहर सिक्रीट हो जाएंगे। सो सिक्रीटरी वेसिकल है या अटैचमेंट वेसिकल है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये वेसिकल कहां से जाएंगे। सो ये कंटिन्यूस स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा बनते रहेगा। ओके, अब यहां पे इधर दो फेस दिख रहे हैं अपने को, ठीक है, नेटवर्क स्लो झाला। अब यहां पे जो है वो दो फेसेस रहते हैं, एक को कहेंगे सिस फेस और दूसरे को कहते हैं ट्रांस फेस। ठीक है, सिस फेस और ट्रांस फेस जो रहते हैं ये दो फेसेस रहते हैं गोल्जी बॉडीज के। अब इसमें से जो सिस फेस है उसको अपन क्या कहेंगे? कॉन्वेक्स साइड और ऑल्सो नोन एज फॉर्मिंग और फॉर्मेटिव फेस और सिस फेस, मतलब सिस्टर ने जहां पे बन रहे हैं। ओके, ये जो फेस है जहां पे वेसिकल्स आ रहे हैं, ये जो भी वेसिकल आए ये कौन से? ये अटैच होने वाले वेसिकल है, और ये जो भी वेसिकल है वो डिटैच होने वाले वेसिकल है। सो ये फेस जो है वो डिटैच हो रहा है, मतलब यहाँ पे आया, ये कंपाउंड यहाँ पे आया, ट्यूब्यूल्स में से इधर गया, फिर इधर इधर इधर, ऐसे करते करते ये मैच्योर होने के बाद बाहर जा रहा है। तो ये फेस पे नए वेसिकल, ये जितने भी नए वेसिकल है वो अटैच हो रहे हैं जिस साइड पे, उस साइड को क्या कहेंगे? फॉर्मिंग फेस और सिस फेस। ये कॉन्वेक्स शेप का इसलिए इसको सिस फेस बोला। और दूसरा कॉनकेव, इस टाइप में
या टेक्निकली ये कॉनकेव शेप नहीं है, दिखने में पता चलता है आप लोगों को, बट फिर भी उसको कहते हैं कॉनकेव साइड। ये जो है इसको कहेंगे अपन मैच्योरिंग फेस और ट्रांसफेस, क्योंकि यहां पे कंपाउंड जो है वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद बाहर जाएगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्म होने के या मैच्योर होने के बाद बाहर जा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस। यहां पे अटैच हो रहा है तो इसको कहेंगे सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस। ठीक है, सिस फेस या फिर फॉर्मिंग फेस। ठीक है, सिस्टर ने भी यहां पे रहेंगे, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड सैक इसको सिस्टर ने बोलेंगे, और ये ग्रीन कलर का जो है ये क्या हुआ, वेसिकल। ये ग्रीन कलर का जो है ये क्या हुआ, वेसिकल। ओके, सो ये 2 से 3 स्ट्रक्चर, सिस्टर ने एंड वेसिकल, और कुछ वेसिकल जहां पे सिर्फ स्टोरेज होता है उन वेसिकल को वैक्यूल भी कहते हैं। तो ऐसे 3 स्ट्रक्चर जो रहते हैं वो एसोसिएटेड रहेंगे किसके साथ, गोल्जी के साथ। ओके, इसके अलावा और एक पॉइंट था, हाँ, कॉन्स्टेंटली बीइंग फॉर्म एंड ब्रोकन डाउन, वो पता है। हाँ, यहां पे मेम्ब्रेन जो है किसकी, सिस्टर ने की। द मेम्ब्रेन may be derivative of or derived from nucleus or nuclear membrane or nuclear envelope और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इतना सब क्यों बताया यहां पे, क्योंकि यहां पे मैच्योरेशन के लिए आ रहे हैं। जैसे ये पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके, अगर यहां पे बाहर से कोई कंपाउंड अपने सेल के अंदर आने वाला है, तो ये जो भी यहां पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये मेम्ब्रेन जो है वो इस तरीके से ऊपर आएगी। ठीक है, ये जो भी रेड कलर का कंपाउंड है वो अंदर आएगा और उसके बाद ये सेल का पार्ट बन जाएगा। सो ये बाहर जो भी कंपाउंड प्रेजेंट था वो कंपाउंड अंदर आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू और यहां पे वेसिकल बनी। अब ये वेसिकल कहां पे जाएगी, ये वेसिकल जाएगी टू गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में भी कौन सा फेज, सिस फेज, फॉर्मेटिव फेज। सो ये कंपाउंड में जो भी मैच्योरेशन के लिए आया वो यहां पे, इसको यहां पे जाना है, और यहां पे ये जो वेसिकल बनी, ये किससे बनी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। दैट्स वाई इसकी वॉल किससे बनेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर ये न्यूक्लियस से आ रहा है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके साथ अटैच होगी, इसके साथ। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कोई वेसिकल आ रहा है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वेसिकल का वॉल भी इसके साथ अटैच होगा। सो सिस्टर ने की वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी बनेगी, गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी बनेगी, न्यूक्लियर एनवेलप से भी बनेगी। इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर का मेम्ब्रेन का पार्ट गोल्जी का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, ये हुआ स्ट्रक्चर के बारे में। देन फंक्शन, गोल्जी बॉडीज का फंक्शन क्या क्या रहता है। सबसे पहला इंटरनल पैकेजिंग। ठीक है, नंबर 1 फंक्शन इंटरनल पैकेजिंग। ठीक है, सेल के अंदर जो भी पैक हो रहा है वो कहां पे पैक होगा, गोल्जी में। ठीक है, वो कहां पे पैक होगा, गोल्जी में। और दूसरा ट्रांसपोर्टेशन, कहां पे किसको कब जाना है ये भी कौन डिसाइड करेगा, गोल्जी। दैट्स व्हाई दे आर इन्वॉल्व इन इंटरनल पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। सेल के अंदर पैकेजिंग करना और सेल के अंदर कौन सी चीज कहां पे ट्रांसपोर्ट करनी है वो तय करना। दूसरा, दे सिंथेसाइज, दे आर इन्वॉल्व इन अ सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ऑलमोस्ट सभी कंपाउंड, जो भी कंपाउंड एक सेल के अंदर बनेंगे वो सभी कंपाउंड को मैच्योर फॉर्म में या एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए कहां पे जाना पड़ेगा, गोल्जी में। ठीक है, सो दे आर इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, शॉर्ट में कार्ब्स लिखा है। ठीक है, नहीं तो पूछोगे क्या है, सेल वॉल, देन हॉर्मोन्स, पिगमेंट्स, कोई भी कलर्ड कंपाउंड जो प्रोटीन से बना है उसको क्या कहेंगे, पिगमेंट, एंड एक्सेट्रा, लाइसोसोम और बाकी की भी चीजें, बट वो अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो इन सब चीजों के सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है गोल्जी। ओके, थर्ड फंक्शन सिक्रीशन ऑफ कंपाउंड्स।
और सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे अभी यहाँ पे बताया, ये गोल्जी का जो वेसिकल है जो बाहर आ रहा है, उसका सिक्रीशन अगर सेल के बाहर करना हो, मतलब सेल के बाहर क्या हुआ, सिक्रीशन, सो दे आर इन्वॉल्व इन सिक्रीशन। ओके, और लास्ट फंक्शन, ठीक है, द प्रीकर्सर ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी प्रोडक्ट इज फाउंड बिटवीन लैमेली। ये एक सिस्टर्न है और ये दूसरे सिस्टर्न है, इसको क्या और दूसरा नाम कहता है लैमेली। ये दोनों के बीच में ये जो भी गैप है, ठीक है, जो रेड कलर का डॉटेड रीजन बताया, ये दो सिस्टर्ने के बीच की गैप है। इस गैप में जो कंपाउंड प्रेजेंट रहता है वो कंपाउंड किसके लिए चाहिए, न्यूरो हार्मोन बनाने के लिए। दैट्स व्हाई प्रीकर्सर्स ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी प्रोडक्ट आर फाउंड बिटवीन टू लैमेली। ये दो लैमेली के बीच में जो भी कंपाउंड रहता है वो आगे चल के न्यूरोसिक्रेटरी सब्सटेंस बनाता है, ऐसा सब्सटेंस जो न्यूरॉन से बनेगा और जो न्यूरॉन सिक्रीट करता है, इसलिए इसको क्या बोला, न्यूरोसिक्रेटरी कंपाउंड या न्यूरोसिक्रेटरी सब्सटेंस। ओके, सो ये सब हुआ गोल्जी बॉडीज के बारे में। इसकी कोई क्वेश्चन? एक छोटा सा सेल ऑर्गन लेंगे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म भले ही लिक्विड हो, बट ये लिक्विड कैसा है, लिविंग, ठीक है। ये जो भी लिक्विड है ये क्या है, लिविंग मैटर है सेल के अंदर। लिविंग क्यों बोला है, क्योंकि सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शन होगी वो सभी रिएक्शन के लिए मीडियम चाहिए, और ये मीडियम कौन प्रोवाइड करता है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक लिविंग और ब्रीदिंग एंटिटी हुई जो सेल में मीडियम प्रोवाइड करती है, ठीक है, एक मीडियम प्रोवाइड करेगी हर रिएक्शन को कैरी आउट होने के लिए। ओके, दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव्स है, जैसे नाग और नाम, एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ये प्योर कार्बोहाइड्रेट है क्या, नहीं, ये कार्बोहाइड्रेट के डेरिवेटिव है। तो कार्बो ग्लूकोज की जो या जितने भी जितने भी मोनोमर्स की चेन बनेगी, वो मोनोमर्स की चेन मॉडिफाई होने के लिए कहां पे जाएंगी, इधर, ठीक है। स्टार्च में से स्टार्च भले ही कंपाउंड बने, आई मीन वहां पे बहुत सारे ग्लूकोज के चेन अटैच होते हैं, बट उसको स्टार्च एज ए फंक्शनल कंपाउंड में बनाने का काम कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट, गोल्जी बॉडीज, ठीक है। सो और फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे डायसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड रहेंगे जो कहां पे जाने, ये सिग्नल जो ट्रांसपोर्ट करने हैं, तो उसके डेस्टिनेशन क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए उनको उस तरीके से मॉडिफाई करना पड़ेगा। वो मॉडिफिकेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, गोल्जी बॉडीज। ओके, सो ये हुआ गोल्जी के बारे में। लास्ट पॉइंट रहता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म में जो 95% वाटर से बना है, ये वाटर प्रेजेंट रहने की वजह से उसको अपन क्या बोलेंगे, एक्वियस एंटिटी, ठीक है, इट इज ए एक्वियस एंटिटी। ओके, और ये जो एक्वियस एंटिटी है जहां पे सभी सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड रहेंगे, ये जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बताए, ये सभी सेल ऑर्गेनेल्स ये साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड रहते हैं, ठीक है। सो साइटोप्लाज्म इज अ एक्वियस लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। एक्वियस क्योंकि यहां पे वाटर है, ठीक है। सो अगर साइटोप्लाज्म ड्राई हो जाता है या सेल में पानी, साइटोप्लाज्म नहीं रहेगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ये मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरा, दे कंटेन ऑर्गेनेल्स एंड अदर इनऑर्गेनिक और नॉन लिविंग कंटेंट, जिनको कहेंगे अपन इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स यानी कोई भी चीज जो इंक्लूडेड है, इसलिए उसको क्या बोला, इंक्लूजन। तो सेल में जो भी नॉन लिविंग मटेरियल है, मिनरल आयंस जो अपन सॉइल, प्लांट सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ये सब जो है ये क्या है, ये नॉन लिविंग इंक्लूजन्स है। सो ये नॉन लिविंग इंक्लूजन्स जो है वो भी कहां पे सस्पेंडेड रहते हैं, साइटोप्लाज्म में।
ठीक है, अब ये जो भी साइटोप्लाज्म है, ओके, यहां पे क्या प्रेजेंट रहेगा? 90% वाटर। ठीक है, 90% क्या रहेगा? वाटर। ओके, ऑल्सो इंक्लूड सॉल्ट्स, शुगर्स, मिनरल, विटामिन्स, ओके, और एंजाइम्स, या फिर उसको कलेक्टिवली प्रोटीन भी कह सकते हैं, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, और इसके अलावा ओके मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो यानी मैक्रो मॉलिक्यूल यानी क्या? एग्जांपल बता। मैक्रो मॉलिक्यूल मैक्रो, हाँ, सेल्यूलोज, जो बड़े मॉलिक्यूल रहता है, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है। सो ये जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल है वो भी सस्पेंडेड रहेंगे ये साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में मैक्रो मॉलिक्यूल, फैटी एसिड, और ये माइक्रो मॉलिक्यूल, माइक्रो और मैक्रो, छोटे और बड़े दोनों है, और पानी है। तो पानी है और जिसमें इतने सारे सोल्यूट मिक्स्ड है, तब उसको क्या कहेंगे? सोल्यूशन। तो साइटोप्लाज्म क्या हुआ? एक सोल्यूशन, एंड दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड फंडामेंटल केमिकल ऑफ लाइफ। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड फंडामेंटल केमिकल ऑफ लाइफ। एक दो बार क्वेश्चन पूछा था, इसका मीनिंग क्या रहता है, या ये फंडामेंटल केमिकल ऑफ लाइफ किसको कहते हैं? एमसीक्यू में पूछा था नीट में। ये क्या है? फंडामेंटल केमिकल साइटोप्लाज्म। क्यों? क्योंकि हर रिएक्शन जो भी कोई होगी, या ये जितने भी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेन्स एम्बेडेड है, वो वर्किंग कंडीशन में है, फंक्शनल फॉर्म में है, और सस्पेंडेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइटोप्लाज्म है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं रहता तो ये सब चीजें जो रहती हैं वो इतने एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर सकती थी। ठीक है, ये हुआ साइटोप्लाज्म के बारे में। इसमें कुछ पूछना है, या अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कुछ पूछना है?